अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक विद फातिमा राना में आप सबको खुश आमदीद। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ सियासत का बाजार गर्म है। जैसे जैसे 10 का इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों तरफ से इलेक्शन जीतने की तैयारियां तेज तर हो रही हैं। एक बार फिर से पिंडाल सजेगा और जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। देखना यह है कि अवाम का फैसला किसके हक में आता है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। लेकिन हारता जो भी है, देखना यह है कि फैसला जिसके हक में भी आएगा कबूल किया जाएगा या फिर से धांधली का शोर मचाया जाएगा। जब कोई भेजने को तैयार नहीं और जब कोई जाने को तैयार नहीं, तो मरियम नवाज के बाहर जाने की बातें क्यों हो रही हैं? नाज़रीन, इन सब मामला पर बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं पैनल का इंट्रोडक्शन देती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यावर खान साहब और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ शामिल हैं वहीद आलम खान साहब और सीनियर दर्जाकार माजिद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चलते हैं मैंने वहीद आलम साहब की जानिब, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानियाँ तो हैं तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इन कुर्बानियों को क्या इग्नोर करी तहरीक इंसाफ या फिर इंसाफ कर रही है? देखें, पहली बात तो यह है कि ये पीटीआई का अपना मसला है जी। ये खुद इसको जिस तरीके से चाहें आपस में हैंडल कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है, पुरानी है। उन्होंने उस पर पैसे भी बहुत खर्च किए हैं और बड़ा अरसा गुजारा है और इमरान खान को प्रमोट करने में उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। अगर ये उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, जो इख्तलाफात हैं, इसकी वजह भी कुछ दिनों में बाहर आ जाएगी कि क्या है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। चलते हैं हम पीटीआई की जानिब और पीटीआई से जो नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं राजा साहब कर रहे हैं। तो राजा साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ नहीं दे रही है अपने ही वर्कर को? राजा जी, आपसे सवाल किया है मैंने कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन को इंसाफ नहीं दे रही है? क्या उनके जो इमरान खान साहब के आसपास लोग मौजूद हैं वो गलत गाइड कर रहे हैं? देखिए जी, जो एक तो आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन थी, लेकिन जो मैं समझ पाया, जो मैं सुन पाया, मेरे नून लीग के भाई ने जो आपको जवाब दिया, उसमें ये जी सबसे पहली बात ये है कि ये माइंडसेट ही बड़ा अजीब सा है कि अगर कोई आपकी पार्टी के सरबराह के साथ मुखलिस था, उसने अगर आपकी पार्टी के लिए टाइम दिया और अपना वक्त गुजारा, तो जब आप पावर में आए तो उसको खुली छूट दे दी जाए कि वो कुछ भी कर सकता है। ये तो माइंडसेट नून लीग वालों का है। जहांगीर तरीन साहब का केस ये साबित करता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर कोई भी शख्स, उसने कोई भी एग्जीक्यूटिव की हुई है, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पार्टी में, वो उसको काउंटेबल समझते हैं और वो एफआईए अपना प्रॉप कर रही है। वो अपना उसमें जाके अपने एफआईए वालों के पास जाके इंक्वायरी भुगत रहे हैं। अगर कुछ क्लीन हुआ सब कुछ तो वो बाहर आ जाएगा। और लेकिन राजा साहब, स्कैंडल आए तो डेढ़ साल हो गया ना, कोई कार्रवाई तो प्रॉपर नजर नहीं आई। नहीं, बल्कि उल्टा उसको रिसेप्शन दिया जाता है, एयरपोर्ट पर जाके उनको वेलकम किया जाता है। बाबा, बात तो ये है कि जिस तरह आपने हमजा शहबाज शरीफ को 1.5-2 साल अंदर रखा, कुछ साबित नहीं हुआ, जिस तरह आपने शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखा, उनको भी अंदर रखें, फिर तहकीकात करें। पॉइंट भी लेते हैं। राजा साहब जी, आप बताइए। गुजारिश ये है, देखिए 1.5 साल में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। ये जो भी साफ बैठे आमर खानी के साथ इतना बड़ा स्कैंडल था, क्या किया? ये सबसे ज्यादा इनकी लीडरशिप ने इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा, और कमाल हैरिस भी है। बता दे, एक चीज बता दे जिसमें लूटा हो, आपने साबित किया होगा लूट लिया। घर में अपने घर में अपने बच्चों को कैसे फेस करते होंगे जब ये नून लीग का बयानिया डिफेंड करते हैं? मैं तो हैरान होता हूँ कि इनकी मरियम साहिबा टीवी पे आके फरमाती है मेरा तो लंदन में भी कोई फ्लैट नहीं, मेरा ये आप सोचें, पीटीआई वाले सोचें कि वो किस तरह डिफेंड करते हैं इमरान खान को। जितने उन्होंने कौम से वादे किए थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, मियां नवाज शरीफ बिजली महंगी करता है तो चोर है। अब बिजली भी महंगी हो गई है, गंदम भी महंगी हो गई है। आप जवाब दें अपने बच्चों को भी और कौम को भी कि क्या हो रहा है। खत्म शुरू हो जाती है तो ये चीखना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। जवाब तो देना, किसी बात का तो जवाब दे दें। चुप कराएं, क्योंकि इनके पास तो कोई बात है नहीं करने के लिए, और ये सारे के सारे वो हैं। चले इस बात खुशामद इसको सीरियस नोट पे प्रोग्राम को। चलिए, एक सवाल में इस टॉपिक को मर्ज करते हैं।
کیا جو کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے یہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہو رہی ہے، یا ابھی آپ کی پارٹی میں صرف ایسی باتیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ انہیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو کیا وہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا پھر یہ صاف ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی اسٹیٹس کو تھا جو پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کے بلو آئی لوگ ہیں وہ معذرت کے در آزاد ہیں، ان کو کچھ بھی کرنے دیا جائے، وہ جو بھی کرتے رہتے تھے، کوئی بھی جماعت ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتی تھی. خان صاحب بالکل پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، وہ سوچ بھی پاکستان کے لیے رہے ہیں، ان کو مس گائڈ کوئی نہیں کر سکتا. 26 سال کی ان کی اسٹرگل ہے فور دس کنٹری، فور دس نیشن، اور 26 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی کی، ہمارے ملک پہ مہربانی کی، ایک دیانتدار لیڈرشپ اس پاکستان کو حاصل ہوئی. تو وہ کیوں کسی کی پاک سندھ پہ ایسا فیصلہ کریں گے؟ یہ بڑے ٹف ڈیسیژنز ہیں. ان کی یہ جو نون لیگ والے یہاں شاید تشریح کرتے ہیں، ان سے تو یہ پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت میں آپ سب سے زیادہ دور اقتدار آپ کا پنجاب میں رہا ہے، کوئی ایک اپنی جماعت کا بندہ بتا دیں جس نے کرپشن کی اور آپ اس کو پکڑا ہو. چلے راجہ صاحب، اس پر آپ کا پوائنٹ آ گیا، چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. جو پی ٹی ایم کی صورتحال ہے وہ بکھر گئی ہے، وہ تو سب کو نظر آ ہی رہا ہے، لیکن جو شو کاز نوٹسز جا رہے ہیں اے این پی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو کیا وہ زیادہ نہیں اس کو بکھیر دیں گے پی ڈی ایم کو؟ کیا کہتے ہیں وحید عالم صاحب آپ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو دیکھیں سیاست ہے، سیاسی لوگ ہیں، تو بات چیت بیٹھ کے بھی تو ہو سکتی ہے، اس کے لیے شو کاز نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی باتیں اور پھر آپ بعد میں آ کے میڈیا میں ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ یہ شو کاز نوٹس نہیں بلکہ وضاحت مانگی جا رہی ہے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک باقاعدہ دیکھیں جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ موجود ہیں، یہ ساری باتیں ان کے ذریعے کی جا رہی ہیں. ہر ایک کا یہ حق ہے کہ اپنی جو اس کے تحفظات ہیں وہ ان تک پہنچائے اور وہ آگے اس کا حل نکالیں، اور یہی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات ہیں وہ اپنے پیش کر رہی ہے، ہمارے اپنے تحفظات ہیں ہم پیش کر رہے ہیں، اے این پی کے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. تو یقیناً فضل الرحمان صاحب اس کا حل نکالیں گے. یہ اتنی جلدی کہہ دینا سیاست میں کہ ٹوٹ گیا لوٹ گیا، میں کہتا ہوں ہو بھی جائے، کچھ بھی ہو جائے، پی ڈی ایم ٹوٹ بھی جائے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جمہوری حق ہے لوگوں کا وہ لوگ حق استعمال کرتے رہیں گے. اس حکومت نااہل حکومت کے خلاف وہ لوگ اپنا حق استعمال کرتے رہیں گے، وہ پارٹیاں بھی استعمال کرتی رہیں گی. تو آپ ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم؟ نہیں، میں نہیں بالکل دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ابھی تک ایسے ہی ہے، ابھی تک کوئی ایسے مسائل پیدا نہیں ہوئے. ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جب ہوگا آپ کو نظر آئے گا. ابھی تک تو کچھ نہیں. دیکھیں نا، بلاول سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑ رہا. شہید غنی ہیں ان کے کہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑ رہا. اے این پی سے کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑے. آج بھی ان کا بیان ہے، آج بھی انہوں نے بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی کو جو سیاسی فائدہ چاہیے تھا وہ تو انہیں مل گیا نا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو ان کا اپنا ایک انداز ہے سیاست کا، اس میں انہوں نے وہ اپنایا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں. کیا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ باقی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں نا، زرداری صاحب نے مختلف باتیں کی کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، اگر لڑنا ہے تو میاں نواز شریف واپس آئے، یہاں پر آئے لڑے. یہ بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ قائد محترم میاں نواز شریف کے بیانیے کی جیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے آپ، اگر جمہوریت کے لیے لڑنا پڑے گا تو بچوں کو جیل میں بھیجنا پڑے گا، بچوں کو مروانا پڑے گا. یہ میاں نواز شریف کی جیت ہے، یہ جیت ہے اس کے بیانیے کی. وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس میں ملک میں قانون کی حکمرانی چاہیے، سول بالادستی چاہیے، یہی اس کا نقطہ نظر ہے. اور یہ زرداری صاحب اس کو ثابت کر رہے ہیں اس بات کو، اور بعد انہوں نے معذرت بھی کی ہے اس بات پر. چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، چلتے ہیں تجزیہ کار ماجد علی کی جانب. جی ماجد علی، آپ لائن پر موجود ہیں؟ جی ہاں جی. تو آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیں گے کہ پی ڈی ایم بنی تو حکومت کو توڑنے کے لیے، لیکن اس میں صرف پیپلز پارٹی اپنا سیاسی فائدہ لے کے الگ ہو گئی، تو کیا اس سے پیپلز پارٹی اگر علیحدہ ہو گئی ہے پی ڈی ایم سے تو کیا اس کی صحت کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں فاطمہ، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو دیکھیں تو ہر پارٹی کا ایک اپنا ذاتی مقصد ہے. اس کے پیچھے معاملات کہاں تک چلتے ہیں یہ تو قبل وقت ہوگا کہنا، لیکن میں اگر اپنا تجزیہ پیش کروں تو یہ بہت جلد انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہ دوبارہ ان کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، اور دوبارہ جو ہے پی ڈی ایم ایک حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم ثابت کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹف ٹائم دے گی؟
चलते हैं राजा साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो क्या देखते हैं कि इस सारे मामले में तो अपोजिशन तो टूटी हुई नजर आ रही है, दो हिस्सों में बटी हुई, तो क्या बटी हुई अपोजिशन क्या टफ टाइम देगी हुकूमत को? जी राजा साहब। पहली बात तो ये है कि जब ये पीडीएम बना था, पीडीएम इत्तेहाद हुआ, तो ये गैर फितरती था। ये सब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि ये सब चोर इकट्ठे होंगे एक दिन, और वही हुआ। और फिर आगे इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ये तो लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे, ये इस्तीफे देने जा रहे थे, इनकी वो लीडर मरियम साहिबा चीख के खुद ही अपना मजाक बना रही थी कि हाँ इस्तीफे इनके मुंह पे मारेंगे। तो इनको जब इस्तीफे भी ना मिले, इनको लॉन्ग मार्च भी ना मिली, तो जरदारी साहब ने तो अपने सियासी कार्ड बड़े बेहतर तरीके से खेले और उन्होंने बताया, उन्होंने साबित किया कि जिस लीडर को ये 40 साल गालियां निकालते रहे, आखिरकार जमहूरियत के लिए वो उनको उसकी कबर पे भी लेके गया और ये वहां जाके फूल भी चढ़ा के आए, और बाद में वही जरदारी साहब, वही बिलावल साहब बचे हो गए, बिलावल नौमौजूद हो गया सियासत में। और ये जो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ का बयानिया तो बुरी तरह पिट गया। जरदारी ने तो बिल्कुल ठीक बात की कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है और पब्लिक और अवाम आपके साथ है, तो आप लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं? देखें, जब इनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से फारिग की थी, मियां साहब जब निकले थे लॉन्ग मार्च करने, वो भी एक मार्च हुआ था, तब तो पंजाब में इनके अपने भाई की गवर्नमेंट थी, पब्लिक तो तब भी नहीं निकली थी। और ये सब के सब फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पीडीएम से अल्लाह की मेहरबानी से हमें किसी किस्म का कोई खतरा न कल था न आज है। और वो जो मेरे भाई तजिया नगाह फरमा रहे थे कि शायद ये हमें टफ टाइम देंगे या आगे इकट्ठे होने जा रहे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये इकट्ठे क्या होना, ये चाय की प्याली में भी आगे इकट्ठे नहीं होंगे। और शो को नोटिस ऐसे बांट रहे हैं जैसे कुछ डिक्टेटर हैं ये। भाई आपके आपस में जो भी मामलात हैं, अल्लाह की मेहरबानी से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को एक सही सिमत पे लेके जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो सारे बाय डिफॉल्ट स्टेटस को बना के पिछले 40-50 सालों में यहाँ गंढ डालते रहे हैं सियासत में, इंशाल्लाह इनका खात्मा होने वाला है। और यही फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है और ये फ्रस्ट्रेशन आगे भी इनके अंदर रहेगी, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। चलते वहीद आलम साहब की जानिब, उनसे जानते हैं कि जैसा कि कह रहे थे राजा साहब भी और पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते। अगर वो वापस आते हैं तो शायद इस्तीफों वाली बात पे पीपल्स पार्टी भी अग्री हो जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे? अब सबसे पहले तो ना आप इमरान खान साहब से पूछें कि उन्होंने क्यों बाहर भेजा। उन्होंने कहा था मैंने खुद भेजा बाहर। पहली बात चल अभी तो बस वो बीमार हैं, साहिब फराश हैं, जैसे ही वो ठीक होंगे वो वापस आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने तो खुद कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अदालतों ने उन्हें जाने दिया और मैं तो कह रहा था कि मचल के लिए जाएं उनसे, लेकिन वो भी अदालतों ने अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन और चलते हैं अगले सवाल की जानिब। तो जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है बाप का, फ्रेंडली अपोजिशन का और हुकूमती ऑल्टरनेट का, कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अब ऑल्टरनेट चुन लिया है किसी बाप ने। तो पहले तो ये बाप कौन है ये ज़रा वजाहत कर दें वहीद आलम साहब, और फिर चलते राजा साहब की जानिब और उनसे जानते हैं क्या वाकई ऑल्टरनेट चूज़ कर लिया है। देखें, बाप ना एक सियासी पार्टी का जिसे BAP कहते हैं। ये इसको उसको बाप कह रहे हैं और बाप का बाप जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो लोग इन लोगों को वहाँ सेनेट में लेकर आए, जिनके ज़ेरे परस्ती वो चल रहे हैं, वो बाप है। बाप के बापों ने, वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं वो कौन है, ये उन्हीं को वो कह रहे हैं। ओके, चलते हैं राजा साहब की जानिब, उनसे जानते हैं क्या वाकई ही मुतबादिल चुन लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ना तो यहाँ ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है। मुतबादिल जब भी चुनना है इस पब्लिक ने, अवाम ने चुना। अवाम जो थी उसने मुतबादिल चुना और प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम की वोटों से जीत के अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों बार-बार किसी बाप का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर आई है और अवाम के वोटों से जीत कर आई है। और ये जो कह रहे हैं बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जी, और वो अपनी पार्टी से नाराज लोग थे, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार अपनी वोट की शक्ल में दिया और वो उनका जमहूरी हक है। और अगर कोई बाप था, अगर किसी भी जमात का कोई बाप था, तो वो जिलानी साहब को शायद ये भूल गए हैं, ये ज़ियाउल हक साहब को शायद भूल गए हैं। वो सारे जो थे वो उन्होंने किसकी परवरिश की, किसकी गोद में बैठे रहे, उनकी गोद में कौन बैठता था, वहां से निकल कर ये लोग आए हैं और ये जमहूरियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहिब वाहिद लीडर हैं
جو 26 साल से अकेले चले थे, उन्होंने पब्लिक का सहारा ढूंढा, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का सहारा लिया और अल्लाह की मेहरबानी से 25-26 साल के बाद उनकी जो जदोजहद थी, जमहूरी जदोजहद, वो कामयाब हुई और बगैर किसी सहारे के वो अवाम की वोटों से मुंतखब हुए। और यही तकलीफ है तमाम जमातों को। और ये जो बार बार बात करते हैं, मैंने ये भी बताता चलूं कि कोई इदारा अल्लाह की मेहरबानी से हमारी गवर्नमेंट में सब के सब अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ये आज सबसे ज्यादा रोनाल्डो डालते हैं नैब का। ये नैब इनके दौरे हुकूमत में बनाई गई, माफ कीजिएगा, इन्हीं के दौरे हुकूमत में नैब के सारे नया मुशर्रफ ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनली जो पास हुआ आपका जो था ना सरपरस्त, उसने बनाई। मैं आपकी दफा बोला नहीं था वहीद आलम साहब। जी प्लीज खामोश है ना, सॉरी, प्लीज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की नैब के हवाले से, उस वक्त ये एक जमात अपोजिशन में थी, एक जमात बरसर इक़्तिदार थी। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो सारा कुछ ऑर्डिनेंस लाए थे। ये तो सोच भी नहीं रहे थे कि कोई और जमात इस मुल्क में इक़्तिदार में आई। तो खान साहब के गवर्नमेंट में आने के बाद 95% करप्शन के केसेस जो थे वो पिछली हुकूमत के इनके केस बनाए हुए थे जी। तो उसमें खान साहब का कहाँ से रोल आ गया? और अगर वो ये चाहते हैं, अगर वो ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मिनिस्टर्स जो थे उनको चेंज किया गया इस बिना पर कि वो करप्ट हैं, तो हमने की तो सही। इन आज तक किसी भी साबका गवर्नमेंट में कोई एक मिनिस्टर मुझे बता दे जिसपे ऐसा करप्शन का चार्ज लगा हो और उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। वो सब के सब गए, उन्होंने अपनी पोजीशन, जब उनकी पोजीशन क्लियर हुई तो दोबारा इंडक्ट हुए वो कैबिनेट में। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट में अपने, और जबकि आप वो भी हमारी फिर मेजोरिटी है, हमारे पास इनकी तरह कंफर्टेबल 2/3 मेजोरिटी कभी भी नहीं रही, ना थी ना है। और इसके बावजूद हमने अल्लाह की मेहरबानी से ये साबित किया कि हमारा जो बयानिया था वो करप्शन थी पाकिस्तान का, उसमें हम खड़े हैं, चाहे उसमें हमारा कोई अपना हो, चाहे उसमें हमारे अपने कोई मिनिस्टर्स हो। इन्होंने फिर रज़ाई साहब की बात की। जो भी सियासत में एक दूसरे को, मैं इस बात पर कायल नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं बेशक गवर्नमेंट कई बेंचेस पे बैठता हूँ पंजाब असेंबली में, लेकिन हत्तल साथ कोशिश करते हैं कि हम अपनी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकालें कि जो कल अपनी खुद बात कहते हुए भी शर्मिंदगी हो। चलो आपका पॉइंट आ गया राजा साहब। जो सियासत में गाली का कल्चर था, ये तो इन्होंने प्रूव किया और ये सब कुछ कहते भी रहे। तो सियासत में हमेशा स्पेस रखनी चाहिए और इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के सामने जमाएं तो शर्मिंदगी। लेकिन ऑपोजिशन जमातों का यही तो, जैसे आज पीडीएम वाले एक दूसरे के सामने आगे उठा रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ लेके चलना ही नहीं चाहती, वो चाहती नहीं कि एक टेबल पर बैठ के बात की जाए। किसको साथ लेके चलना नहीं चाहते? बाकी जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब जमातें जो हैं, इनका कहना यही है कि देखिए ये सियासी ड्रामाबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। एटस पे हाउस में ये सारे इकट्ठे हुए। आज ये मैं तो बात हिंदुस्तान अवामी पार्टी का ही जिक्र करूंगा। ये फेडरल में इन्होंने दिया, वोट दिया, फिर हम बारहा इनको कहते रहे कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए आप असेंबली में तशरीफ लाएं, बैठ के बात करते हैं, जो अमेंडमेंट्स आप चाहते हैं हम वो भी करने पे तैयार हैं। लेकिन इनकी एक ही रट थी कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं, अब आप किसी तरह जो इन्होंने बिल टेबल करने की कोशिश की, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम के साथ, उस मुल्क के साथ ज्यादती होनी थी। वो ये चाह रहे थे कि हम ऐसा बिल लेके आए जिसमें नैब के पास कोई अथॉरिटी ना रह जाए। देखिए एक बात ध्यान में रखें, इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना, या पाकिस्तान में जो भी जमातें हैं, उनके जो भी लीडरान हैं, सारी जिंदगी के लिए कोई इस पाकिस्तान में प्लानिंग करने नहीं आया। तो अब बहुत वक्त गुजर चुका है हमें इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश को होते हुए। अब कम से कम अगर कोई एक इंसान ये इस मुल्क को एक सनत पे डालना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आने वाली नस्लों में जब आपके इलेक्शंस हो तो फ्री एंड फेयर हो, आपका मुल्क करप्शन फ्री होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश तो हमने बारहा की कि ये तमाम जमातें बैठे और इस पाकिस्तान के लिए सोच के हम लोग लेजिस्लेशन करें। लेकिन आप सब जमातें तो आपस में लड़ रही हैं, किए जाए, हमें एनआरओ दिया जाए, इनकी तो सिर्फ ये रखे जी। अवाम के इश्यूज पे तो कोई बात करता ही नहीं है ना। अवाम बेचारी तो ये कहने पे मजबूर हो गई है कि क्या हम घबरा लें। देखिए आप सीख करवा रही हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि महंगाई बहुत है। आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करें, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक क्रिटिसिज्म किया जाए कि गवर्नमेंट में, अल्लाह की मेहरबानी साहब ये देखिए कि 2.5 साल गुजरे हैं, 2.5 साल में 1 साल आपका
पेंडेमिक का भी है, जिसमें पूरी दुनिया ग्लोबली हर्ट हुई है, जिसमें हमारा मुल्क जो अंडर था वो ज्यादा हर्ट हुआ। अब उस 70 साल में आपने पब्लिक के लिए किया क्या है? ऑप्टिक्स पे काम होता रहा, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन और पब्लिक परसेप्शन के लिए काम होता रहा। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर आज बैंक से अपने किसी कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहता हूँ और मुझे 5-10 करोड़ रुपया वो बिजनेस के लिए दे देते हैं, तो मैं आके उससे महंगी गाड़ियां खरीद लूं, मैं अपने बच्चों को गाड़ियां खरीद के दे दूं, अपने लिए महल वगैरह खरीद लूं, तो मैं लेकिन कर्ज तो हम अभी ले रहे हैं ना, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। कर्ज तो हम अभी ले रहे हैं ना, IMF की अगली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। आप ठीक फरमा रही हैं, हम इंशाल्लाह भी डिटरमिन्ड, हमारी गवर्नमेंट भी डिटरमिन्ड है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी, आपका पॉइंट आ गया। चलते माजिद अली की जानिब और उनसे जानते हैं, आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल्टरनेट पीपल पार्टी चुन ली गई है या नहीं? लेकिन ये तो कहना कब वक्त होगा, आगे देखें क्या मामला रहते हैं। PDM अगर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके चलेगी तो इनके लिए बहुत फायदेमंद। तो PDM इत्तेहाद में ही ये मुमकिन है? जी, आप इस ये जो बात कही जा रही है, इसको PDM इत्तेहाद के बाद ही मुमकिन देखते हैं? जी बिल्कुल। चलिए जी, साहब एक इंसाफ की बात कर रहे थे, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब माशाल्लाह हैंडसम है और अवाम जो है वो महंगाई की वजह से मर रही है। वो एक आटा चीनी कमीशन बना था, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक कियानी साहब थे, मेडिसिन 300% महंगी हो गई, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। इंसाफ का नारा लगाया जरूर गया था, लेकिन इंसाफ उस तरह से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आपको पॉइंट आ गया। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। डस्का इलेक्शन की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। अभी मुझे प्रोग्राम के लिए गेस्ट अरेंज कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों ही पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही हैं डस्का इलेक्शन की। आदि जानते हैं हुकूमत की तैयारियाँ क्या हैं। तो राजा साहब, क्या तैयारियाँ चल रही हैं इलेक्शन के लिए? देखिए, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारे वोटर बड़े डिटरमिन्ड हैं, पुरजोश हैं। और यहाँ ये भी आपको बताते चलूँ, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ है। ये साफ फरमा रहे थे आलम साहब कि जनाब हमारे दौर में इदारे आजाद नहीं, तो पूरी दुनिया ने देखा। चाहे मैं उस बहस में नहीं पढ़ता किसने की किसने नहीं की, वहाँ क्या हुआ, लेकिन पूरी दुनिया ने ये तो देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था, जो गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी, उसने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं किया और उसे साबित किया कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो आपने उसको कह दिया कि इसको इलेक्शन कमीशन को जो है वो कर साहब, आपकी कुर्सी के अंदर कुछ है तो नहीं है जो आपको बैठने नहीं दे रहा? मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूँ, तो आप भी सबर से बात चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें राजा साहब। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन आजाद था उसने कोर्ट ने फैसला दे दिया, कल इलेक्शन होने जा रहा है। आप लिख लें ये बात, इस पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगा, जहां कहीं भी इलेक्शन होगा, जहां नून लीग हारेगी वो उस इलेक्शन को कभी तस्लीम नहीं करेगी। वो कहेगी यहाँ धांधली हुई, यहाँ ज्यादती हुई। हालांकि अगर किसी ने सिलेक्शन करनी होती, इन सबको ये बात कहते हुए पता नहीं क्यों नहीं अंदर से एहसास उठता कि आपके अपने लोग असेंबलियों में मौजूद हैं। अगर मेरे पास सिलेक्शन का इख्तियार होता, मैं सिलेक्टर होता, तो मुझे फिर 2/3 मेजोरिटी मैं ले लेता। मैं क्यों इस बगबकारा में जाता कि जी इसलिए, और पूरी दुनिया को पता था, आपकी जितने इंडिपेंडेंट उस वक्त के लोग थे उन सारों ने ये तजिया किया हुआ था कि नून लीग यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट से हारेगी। वो मैंने नहीं किए हुए थे, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। ये तो क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं आ सके, तो इसलिए इनके लिए इलेक्शन जो है राजा साहब खून बहाया गया था, 3 लोगों का वहाँ पे कत्ल भी हुआ। डस्का इलेक्शन जो लास्ट रहे उनमें कत्ल भी हुआ, खून बहाया गया। तो एक इलेक्शन के लिए इस तरह कत्ल होना, खून बहाया जाना, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब थे नून लीग के मुताबिक। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये पोलराइजेशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और हमें इस कल्चर को बिल्कुल फ्लो नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या वो वन साइडेड फायरिंग हो रही थी? आप जानती हैं, ये तो मॉडल टाउन वाले लोग हैं, इन्होंने तो वहाँ हम लोग औरतों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। आज तक वो इंक्वायरी पेंडिंग चली आ रही है और ये वो जुल्म करके भी बड़ा दीदा दलेरी से फिरते हैं।
تو انہی کے لوگ, رانا ثناء اللہ از نون فار دس, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بدماشی کے بادشاہ ہیں. وہ اپنے ساتھ گنڈے لے کر گئے اور وہ چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو اور ایک سین کریٹ ہو, جو انہوں نے کیا. اور جب آپ الیکشن کی ہیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں رہتی, آپ کے کارکن اتنے پرجوش ہوتے ہیں, الیکشن کا دن ہوتا ہے, چاہے آپ ایک طرف سے وہ تو ہر اس کا ریئیکشن ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اور یہ از ویری انفارچونیٹ فار پاکستان. مجھے ان خاندانوں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے تھے جو مرڈر ہوئے, بطور حکومت آپ لوگ کچھ اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حادثات یا اس طرح کی چیزیں دوبارہ اس دفعہ سے نہ ہوں, چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی جانب سے ہو؟ جی بالکل جی, ہماری گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, ہمارے وزیر اعلیٰ نے سختی سے ایڈمنسٹریشن کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی, چاہے حکومتی جماعت کے رکن ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی کو بھی اس دفعہ انشاءاللہ ان الیکشن میں کوئی غیر جمہوری اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور بڑے اسٹرکٹ آرڈر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہ اگر انتظامیہ کا کوئی بندہ بھی, کیونکہ اپنی آج تک کچھ لوگ ان کے بڑے ہمدرد ہیں, ان کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ اگر ان الیکشن میں کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو نہ تو ان کی سیٹ کا خیال کیا جائے گا, نہ اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. تو آپ انشاءاللہ اس دفعہ یقین رکھیں کہ بالکل اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی آتا ہے تو کیا تحریک انصاف قبول کر لے گی؟ حکومت آپ کی ہے تو دھاندلی کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم نے تو پہلے بھی قبول کیا, ہم تو کورٹس کی ہر فیصلے کو مانتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ عوام اس الیکشن میں ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے, جبکہ یہ سیٹ پچھلی دفعہ جنرل الیکشن میں ہم بڑے مارجن سے ہارے تھے اور اس دفعہ تو مارجن بھی بڑا قریب لے گئے اور یہ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں اس علاقے کو, ہم پھر بھی ہر عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے. لیکن ان سے پوچھ لیں, یہ کبھی, میں آپ کو آج پھر اپنی بات دہراتا ہوں, میں آپ کو سگنیچر کر کے دے دیتا ہوں کہ نون لیگ کسی اس الیکشن کو نہیں مانے گی جہاں کا بندہ نہیں جیتا. راجہ صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کو پوائنٹ آ گیا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ وہ باہر جانا ہی نہیں چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جانے نہیں دوں گا. تو یہ جانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چلتے ہیں وحید عالم صاحب کی جانب پر, ان سے جانتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ازمپشنز ہیں, وہ جانے نہیں دے رہے, وہ جانے دے رہے ہیں, وہ نہیں جانے دیں گے, یہ سب سیاست ہے. کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کلیئر کٹ کہہ چکی ہیں کہ میں نے نہیں جانا, نہ میں نے اپلائی کیا اس کے لیے, مجھے ان کی طرف سے نہیں چاہیے. ابھی تک تو یہ اپنی سیاست ہو رہی ہے. وہ فردوس عاشق عوان صاحبہ بولتی ہیں, وہ دوسرے شہباز گل صاحب بولتے ہیں, وہ سب بولتے ہیں, اسی طرح یہ چل رہا ہے. وحید عالم صاحب, لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی ناکامی کو مریم نواز کی ناکامی سمجھا جا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ پی ڈی ایم کی ناکامی؟ یہ ایک تحریک کا نام ہے, یہ چل رہی ہے. ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حمدہ شہباز اب پارٹی کو لیڈ کریں گے. نہیں, بات دیکھیں, وہ سب لوگ یہ سب نا یہ لفاظ ہی ہے شروع سے لے کر. قائد محترم جب پہلے گھر گئے میاں نواز شریف صاحب تو کوئی واپس نہیں آئے گا, سیاست ختم ہو گئی, یہ ہو گیا, واپس بھی آئے, سیاست بھی کی, وزیر اعظم بھی بن گئے. دیکھیں, حمزہ شہباز شریف صاحب ہمارے پنجاب کے چیف حزب اختلاف ہیں اور ہماری پارٹی کے وہ نائب صدر بھی ہیں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی, وہ بھی نائب صدر ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں اور چیف حزب اختلاف قومی اسمبلی میں ہیں. نہیں, لیکن اب جب حمدہ شہباز صاحب شہباز شریف جیل میں تھے تو ساری جو معاملات تھے پارٹی کی وہ مریم صاحبہ ہی دیکھ رہی تھی. آپ کو کس نے کہا کہ وہ دیکھتی تھی؟ پوری جو کیبنٹ ہوتی ہے, جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, تمام باتیں سب کرتے ہیں, لیکن کمیٹی میں فیصلہ جاتا ہے, کمیٹی پھر فیصلہ کرتی ہے اور کمیٹی پھر آگے چلتی ہے. ابھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ میں بھی جو معاملات طے ہوتے ہیں نا, پہلے ہماری اپنی جو کمیٹی ہے وہ طے کرتی ہے, پھر ہم ان کے مولانا فضل الرحمان کے گوش گزار کرتے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا آپس میں جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی یا ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس میں یہ طے ہوا ہے. اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں, آپ دوسری پارٹیوں سے پھر رائے لے لیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہی چلتا ہے. چلیں وہی صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. چلتے راجہ صاحب کی ان سے جانتے ہیں کیا یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ میں نے جانا نہیں اور خان صاحب کہتے ہیں میں نے جانے نہیں دینا. تو یہ باتیں دونوں طرف سے کیوں ہو رہی ہیں؟ جب جانا ہی نہیں چاہتی مریم نواز صاحبہ تو کیوں تحریک انصاف کی جانب سے یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب بھی یہ فرماتے تھے اور میاں صاحب نے جو اپنی بیماری کو جس طرح گلوریفائی کیا
पूरी कौम ने देखा, वही आलम साहब ने भी बड़े काबिल एहतराम है, ये फरमा रहे थे कि खान साहब ने उनको जाने दिया। या थोड़े से तो प्लीज हकाइक पे बात कर लिया करें कि कोर्ट ने इजाजत दी। अब क्योंकि ये कोर्ट मैटर है, उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि मैंने बाकी लोगों को फिर आप बोल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अदारों ने बिल्कुल दिया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया इस बात को। इनकी कुछ चेंज करें, कुछ में कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है कि मरियम साहिबा, ये इनको शायद इल्म ही नहीं है कि मरियम साहिबा सर तोड़ कोशिश कर रही हैं। कल मियां लतीफ साहब ने भी एक नेशनल टीवी पे ये फरमाया कि हमारे मुज़ाकरात जहाँ होने चाहिए वहाँ जारी हैं, हमारे से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि ईसीएल से नाम निकालने की दरखास्त तो आई नहीं, तो ये मामला कहीं और तय हो रहे हैं। देखें, ये अपनी मिन्नत की हद तक मिन्नत कर रहे हैं कि किसी तरह। देखें, इनका तो वो मियां जुबैर साहब जाके मिले और फिर उसका डिनाइल दिया उन्होंने कि मैं तो गया ही नहीं, और फिर बाद में कुछ कहा कि मेरे तो क्लास फेलो थे। तो इनके पास झूठ के बयानी के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो फरमा रहे थे कि हमारी जमात में कोई मसला नहीं है, मुझे एक बात बताइएगा, ये बड़ी मैं लॉजिकल बात करने लगा हूँ आपसे, कि मरियम साहिबा जो सिसिलियन माफिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बयानी को उन्होंने बड़ा जबरदस्त कोट किया जब उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो आप लोग निकले और मेरे साथ चले। ये कहीं नहीं होता। और अगर मान भी लें तो जब हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ साहब जो पिछले 1.5 साल से नैब की अदालतों में तारीखें भुगत रहे हैं, तो वहां कारकुनों को जाने से क्यों रोका गया? ये शरीफ आदमी है, शायद नहीं पता होगा, मेरे इल्म में तो ये तक भी बात है। और इसका एनालिसिस आप मेरी बात के बाद निकाल लीजिएगा कि मरियम साहिबा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि तस्वीर भी बड़ी सिर्फ मेरी और बड़े मियां साहब की होगी, हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तस्वीरें भी गायब करा दी। लेकिन अब तो खबर आ रही है ना कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर इसलिए भेजा जा रहा है कि अब शायद हमजा शहबाज पार्टी को लीड करेंगे। देखिए, आप सिर्फ एक बात, कोई सदाकत है अल्लाह की निमत, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम 5 साल भी पूरे गए, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह आप देखिएगा पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। बिलावल भुट्टो ने इनको कहा कि हम तरीके अदम इत्मीनान लाते हैं, उन्होंने कहा कि सवाल नहीं पैदा होता, हमें छोटी जमात के बंदे को कैसे वज़ीर आला बनने दें, वही तो समझ नहीं वो कैसे बना रहे थे। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि ठीक है, उन्होंने ऑफर किए जो भी खुद फरमा रहे थे वही आलम साहब कि हमारे चीफ कोई नहीं होता, कायदे इख्तिलाफ होते हैं। वो कायदे इख्तिलाफ है पंजाब में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आपकी पंजाब में, पंजाब असेंबली में आपकी सेकंड लार्जेस्ट नुमाइंदगी है। तो बिलावल ने तो कहा कि ठीक है, हम तरीके मुतमाद लाते हैं, आप हमजा को नामजद कर दें। तो इनके तो हर तरफ ये क्या पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया बिलावल साहब ने। तो गुजारिश करता चलूं, इस सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं बैडली एक्सपोज्ड नेशन, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो है वो ठीक है। मेरे भाई जो माजिद साहब वहां तशरीफ रखते हैं, उन्होंने कहा ये चीजें नहीं हुई, लेकिन उनको ये भी बताता चलूं कि 2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड था, जिससे पहले पाकिस्तान में इसकी नजीर नहीं मिलती, इसकी तारीफ नहीं थी, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप बैठी हैं ना, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, इस साल इंशाअल्लाह, चाहे आप नून से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी है, हर कुंबे को हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड देने जा रही है, 7 लाख रुपया हर कुंबे को मिलेगा हेल्थ की शक्ल में, उसको हेल्थ की सपोर्ट मिल सके। ये इससे पहले कभी ये चीजें नहीं हुई। आपने बैठक की तरफ ध्यान दिया, हेल्थ की बात हो रही है तो कोरोना पे भी बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात हो ही रही है तो पंजाब में तो कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने अपने अंदर डालनी है। हम एसओपी के अपनी ख्याल नहीं कर रहे, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने एडमिट किया, WHO ने एडमिट किया कि पाकिस्तान इज डन अ मार्वेलस जॉब, मतलब एक कमाल का काम किया पिछले जो हमारी वेव थी 2, उसमें कि हमने गरीबों को भी सपोर्ट की, हमने अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ कारोबार मईशत को भी। आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। इस दफा भी हमारे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुद अपना ख्याल भी करना है। गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो कर रही है, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हम लोग लॉकडाउन नहीं कर रहे।
चले राजी साहब, आपका पॉइंट आ गया और जाते जाते हम लोग माजी साहब की जाने चलते हैं, उनसे पॉइंट जानते हैं इस हवाले से कि कोरोना SOPs के हवाले से गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि अवाम उस पर अमल करे, क्योंकि SOPs बता तो दी गई हैं लेकिन अवाम उस पर अमल नहीं कर रही। देखिए जी, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है तो इसमें हुकूमत को भी जो है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसके साथ साथ अवाम को भी ये समझना चाहिए, SOP का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब तक हम खुद इसको जो है नहीं समझेंगे इस बात को, तो आपको कोई भी जबरदस्ती जो है वो अमल नहीं करवा सकता। तो ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समझें और हुकूमत अपने जो है वो फर्ज अदा करे, उसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह निगहबान।